जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग नरजरन के अंतर्गत एक खास और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जिसका हमें बरसों से इंतज़ार था, जिसका हम लोग बहुत यूँ कहे तो किशोरावस्था से इन सवालों से हमेशा परेशान हुआ करते थे कि आखिर मेरा जो स्पर्म शरीर से बाहर निकल रहा है, क्या वो पर्याप्त है। मन में अक्सर ये सवाल होता था कि एक बार में जितना स्पर्म बाहर निकलता है, क्या उसकी मात्रा सही है। कोई दोस्त अगर कह देता था कि मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में निकल रहा है, कोई कह देता था इतना निकल रहा है, कोई कह देता उतना निकल रहा है। तो अक्सर हम लोग सोचा करते थे कि क्या हमारे अंदर से जो सीमेन बाहर निकल रहा है, क्या वो जनन के लिए पर्याप्त है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर सीमेन की मात्रा कम है। तो इन सब काल्पनिक सवालों से हम लोग उलझे रहते थे और काफ़ी ज़्यादा तनाव में भी जिया करते थे। कभी कभी ऐसा मन में प्रश्न उठता था कि एक बार में जितना सीमेन निकलता है, उसमें शुक्राणु कितना होगा, कितना संख्या होता होगा। क्या सभी शुक्राणु अंडाणु से निषेचन कर पाता होगा, तो या एक ही शुक्राणु होता है। पता नहीं, ऐसे अनगिनत सवाल हम लोग को अक्सर परेशान किया करता था। आइए उन्हीं प्रश्नों का आज हम जवाब ढूंढते हैं, उन्हीं प्रश्नों का समाधान करते हैं और शुक्राणु और वीर्य में क्या अंतर है, स्पर्म और सीमेन में क्या अंतर है, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। उसको भी देखते हैं कि आखिर इसके बीच में बेसिक अंतर कैसे है। और एक बार जब शारीरिक संबंध बनता है, या यूं कहें तो एक बार जब पेनिस से स्पर्म निकलता है, जिसको कहेंगे पर इजेकुलेशन या कहेंगे प्रतिरस्खलन, कितना शुक्राणु बाहर निकलता है। एक सामान्य नर में, एक सामान्य पुरुष में जनन करने के लिए, एक पिता बनने के लिए, प्रजनन करने के लिए शुक्राणु की कितनी मात्रा होनी जरूरी है और उसमें जीवित शुक्राणुओं की कितनी मात्रा होना चाहिए। अक्सर होता क्या था कि जब कभी सुनते थे अपने आस पड़ोस में, गांव मोहल्ला या अपने दोस्त रिश्तेदार किसी या कहीं भी, अगर अक्सर कहीं ना कहीं से अगर समाचार मिलता था कि फलाना व्यक्ति को वो जो माता पिता है वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है और उसमें पुरुष में दिक्कत है, नर में दिक्कत है, तो मन में होता था कि आखिर पुरुष में क्यों दिक्कत है, क्या वो पिता बनने के लायक नहीं है, क्या उसमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं है, ऐसा क्या बात है। और जब उसकी समस्या होती थी तो ऑटोमेटिक वो समस्या अपने ऊपर लेकर सोचना शुरू कर देते थे। ये काल्पनिक सवाल मन में आता था, क्या हम पिता बनने के काबिल हैं कि नहीं। और ये सवाल पता नहीं कितने युवकों को कितने दिनों तक परेशान किया है। चलिए आज इन सब सवालों से हम लोग रूबरू होते हैं और इसके समस्या, ये जो सवाल है इसका समाधान देखते हैं, इसका सही निराकरण देखते हैं। और यह पूरी तरह से कंसेप्चुअल है और इसको हम लोग एकदम क्लियरली देखेंगे, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चाहिए आइए देखते हैं। देखिए पहला नंबर तो स्पर्म होता है। तो देखिए जब इससे ही हम बताए थे कि ये टेस्टिस है, टेस्टिस ये स्क्रोटल सैक के अंदर क्या था, टेस्टिस था। हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये जो टेस्टिस था, ये टेस्टिस, ये इसका टीएस भी काट कर देखे थे। इसी टेस्टिस के अंदर क्या था, जब टीएस काटे थे तो देखे थे कि ये सेप्टा था और इसके अंदर क्या था कि बहुत ही पतली पतली नली थी, जिसको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहे थे। इसी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। टेस्टिस में होता है शुक्राणु का निर्माण, स्पर्म का निर्माण, है ना। टेस्टिस जिसको वृषण कहते हैं, उसमें निर्माण होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजिनेसिस। जिस प्रोसेस से शुक्राणु का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजिनेसिस, शुक्र जनन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो इसलिए यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करना जरूरी नहीं है। आप लोग अगर जो नहीं देख पाए होंगे तो आप पिछला वीडियो देख लें। तो देखिए इसको स्पर्म कहेंगे, तो जो टेस्टिस में बना उसको स्पर्म कहेंगे। अब देखिए जब टेस्टिस में ये बना तो फिर क्या होता था कि यहाँ से जब स्पर्म निकलता था और ये नली से चलता था, तो यहाँ पर मिलता था एक ग्रंथि जिसका नाम था शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेस्किल कहते हैं। सेमिनल वेस्किल, इसके बारे में भी अध्ययन किया। इसमें कुछ लिक्विड मिलाता था, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण था फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस क्या करता था, भोजन देता था शुक्राणु को बाहर जाने के लिए, वो एनर्जी प्रोवाइड करता था।
ऐसे अंतिम में हम लोग क्या करेंगे, पूरा नर जनन तंत्र का एक कंप्लीट वीडियो लगभग 5 से 10 मिनट में पूरा एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे एक झलक में, तब आपको और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो यह क्या किया कि ये फिर लिक्विड मिला दिया, तो ये जब शुक्राशय में से जो लिक्विड था वो स्पर्म में मिला दिया था। अब जो हो गया, यहाँ तक तो था सिर्फ स्पर्म था, अब यहाँ पर क्या हो गया कि स्पर्म प्लस शुक्राशय का फ्लूइड दोनों हो गया। उसके बाद देखिए कि यहाँ से क्या था कि ये यहाँ पर था आपको मूत्राशय था, मूत्राशय के मूत्रनली था, और यहाँ पे इधर से भी आ रहा था, इधर से भी आ रहा था। यहीं पर था एक प्रोस्टेट ग्लैंड था ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि जिसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन किए थे। अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना कुछ कुछ लिक्विड इसमें मिला दिया, तो प्रोस्टेट ग्रंथि का भी तरल पदार्थ अब स्पर्म में भी मिल गया। तब हो गया स्पर्म में कौन, स्पर्म प्लस शुक्राशय का तरल पदार्थ प्लस प्रोस्टेट ग्रंथि का तरल पदार्थ। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, ये पेनिस है, तो पेनिस के जो बेस पर था जिसको कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड, अब कॉपर्स ग्रंथि का भी तरल पदार्थ मिल गया। तो शुक्राणु प्लस कॉपर्स ये शुक्राशय जो है उसका तरल पदार्थ प्लस प्रोस्टेट ग्रंथि का, कॉपर्स ग्रंथि का, ये सब जो तरल पदार्थ है शुक्राणु में जब मिल जाता है तब वो वीर्य कहलाता है, तब वो सीमेन कहलाता है। ठीक है। और स्पर्म क्या है, जो टेस्टिस में बना डायरेक्ट वो स्पर्म कहलाए। तो स्पर्म और सीमेन में समझ में आया अंतर। स्पर्म का मतलब हुआ जो टेस्टिस में जो निर्माण हुआ स्पर्मेटोजिनेसिस के द्वारा, उसको कहते हैं स्पर्म। लेकिन सीमेन कहते हैं कि स्पर्म जब शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर्स ग्रंथि के तरल पदार्थों के साथ मिल जाता है तब वो वीर्य का निर्माण करता है, सीमेन का निर्माण करता है। और हमारे शरीर से जो बाहर निकलता है वो वीर्य है। वीर्य के अंदर शुक्राणु है, शुक्राणु के अंदर वीर्य नहीं है, वीर्य के अंदर शुक्राणु है। ठीक है। आप लोग देखते होंगे जब गांव घर में जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, जब कृत्रिम वीर्य सेचन होता है गाय भैंस में, देखते होंगे तो क्या करता है, एक डॉक्टर आते हैं और सिरिंज के द्वारा वो सीमेन को डालते हैं। एक बॉक्स लाते हुए, इसको सीमेन बॉक्स कहते हैं, उसके द्वारा सिरिंज के द्वारा सीमेन को डालते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक सा अंतर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक जो सवाल होता था कि एक बार जब स्पर्म हम लोग के शरीर से बाहर निकलता है, या कभी कभी होता है जब आप हस्तमैथुन की क्रिया के द्वारा भी अगर आप सीमेन को बाहर निकालते होंगे तो मन में घबराहट होती होगी कि पहले ज़्यादा निकलता था अब कम निकलता है, या क्या है नहीं है। इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये मन में होता है कि आखिर इसमें शुक्राणु कितना है, शुक्राणु की संख्या कितना है, इसके लेकर मन में तरह तरह के सवाल उपजते होंगे। और ये सवाल आज से नहीं, आपको किशोरावस्था से ही परेशान कर रहा होगा। जब कोई दोस्त अगर कहीं मैगजीन में कहीं इधर उधर कुछ पढ़ लिया तो वो जब बताता होगा तो और मन में जानने की जिज्ञासा जगती होगी कि शायद जो वो डाटा बता रहा है उस डेटा के अनुसार हमारे शरीर में फिट बैठ रहा है कि नहीं, हमारे अंदर शुक्राणु है कि नहीं। तो देखिए, एक बार जब इजेकुलेशन होता है, एक बार जब सीमेन, स्पर्म में अब ये लिक्विड भी आ गया तब कहलाएगा सीमेन। तो एक बार जब सीमेन बाहर निकलता है तो उसमें स्पर्म होता है 20 से 30 करोड़, एक बार में 20 से 30 करोड़, ये औसत आंकड़ा है। 20 से 30 करोड़, समझ लीजिए। अगर सभी शुक्राणु फर्टिलाइज हो जाए तो एक बार जितना हमारे शरीर से बाहर निकलता है शुक्राणु, तो कितना बच्चा पैदा हो जाएगा, 20 से 30 करोड़ बच्चा पैदा हो जाएगा। समझ लीजिए, एक बार में 20 से 30 करोड़ बच्चा पैदा हो जाएगा। तो पूरे जीवन में अगर कल्पना कीजिए कि कितना बार निकल चुका होगा, कितना बार आप लोग निकाल चुके होंगे, तो कितना हो जाएगा ये, है ना। पृथ्वी पर तो पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। इसलिए डार्विन ने कहा था कि पावर ऑफ इनॉर्मस फर्टिलिटी, हर एक जीव में जनन करने की प्रचुर क्षमता होती है। डार्विन का जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हर एक जीव में प्रजनन करने की प्रचुर क्षमता है, पावर ऑफ इनॉर्मस फर्टिलिटी। तो उसका हम लोग देख रहे हैं कि एक बार जब सीमेन बाहर निकलता है तो उसमें 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होता है। तो क्या 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निषेचित हो पाता है एक अंडाणु के साथ, निषेचन की क्रिया कर पाता है? नहीं कर पाता है। अब उसके बीच में फाइटिंग होता है, कुश्ती होता है, मल्लयुद्ध होता है। सभी शुक्राणु आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, उसमें एक जिंदा रहता है ना। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यहाँ भी डार्विन का सिद्धांत है। अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है। और डार्विन ने कहा था कि इस अस्तित्व की लड़ाई में वही जीव जिंदा रहेगा जो सर्वाइवर, जो क्या होगा, फिटेस्ट होगा, जो फिटेस्ट, सर्वोत्तम होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रकृति उसी जीव का चयन करती है जो बदलते हुए वातावरण में पूरी तरह से सर्वोत्तम हो, अनुकूलतम हो।
है ना। तो यहाँ भी जो 20 से 30 करोड़ जो है शुक्राणु, तो 20 से 30 करोड़ एक अंडाणु से कैसे करेगा, नहीं करेगा। तो वहाँ भी क्या होता है, सबके बीच में मलयुद्ध होता है, और मलयुद्ध होने के बाद एक शुक्राणु जिंदा रहेगा। क्योंकि अंडाणु एक है तो ये शुक्राणु फिर एक ही रहेगा, सब आपस में पहले झगड़ा करेगा, आपस में पूरा लड़ेगा, मरेगा, कटेगा, जो अंत में जो बचेगा वही जाकर इस अंडाणु से फर्टिलाइज करेगा। ऐसे हम लोग इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे, जब फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए, सामान्य फर्टिलिटी के लिए, नॉर्मल फर्टिलिटी, उर्वरता के लिए कोई भी व्यक्ति पिता कब बन सकता है, तो उसके लिए जो ये जो 20 से 30 करोड़ है, इसमें कम से कम फर्स्ट डिवीजन 60%। फर्स्ट डिवीजन कैसा स्पर्म होना चाहिए, जिसका निश्चित शेप एंड साइज होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखें तो ऐसे स्पर्म का हम लोग डिटेल अध्ययन नहीं किए, स्पर्म का जो शेप कैसा होता है इसके बारे में डिटेल देखेंगे। यहाँ पर आप समझने के लिए देखिए जी, ये स्पर्म का क्या है, हेड। स्पर्म में 3 मुख्य होता है, हेड, नेक और टेल। ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, हेड, नेक और टेल। इसका डिटेल अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हेड, टेल और नेक ये तीनों में 60% होना चाहिए, और उसमें से 40% ऐसा होना चाहिए जो गतिशील हो, क्योंकि हमेशा स्पर्म को ही अंडाणु के पास जाना पड़ता है, अंडाणु चल के नहीं आएगी स्पर्म के पास, ये बात जान जाइए। तो स्पर्म को चलने के लिए उसमें मोटाइल होना जरूरी है, मोटिलिटी होना जरूरी है। और मोटिलिटी कैसे बढ़ेगा इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में एपिडिडाइमिस ये सब जो अध्ययन कर रहे थे उसमें देखे थे। तो इसमें क्या है कि मोटिलिटी 40%, 40% ऐसा शुक्राणु होना चाहिए जिसमें तीव्र गतिशीलता, ये नहीं कि धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, तब तक अंडाणु ही मर जाएगा। तो उतना गति से वो चले, है ना, फास्ट उसमें मूवमेंट हो, उसमें गतिशीलता, तीव्र गतिशीलता होना चाहिए, किसमें 40% शुक्राणु में होना ही चाहिए। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ है, स्पर्म क्या है, स्पर्म अच्छा एक बार में कितना निकलता है, जब एक बार पर इजिकुलेशन होता है तो कितना निकलता है। ऐसे नॉर्मली हम लोग देखें तो 2 से 5 ml निकलता है। आप लोग इसको अगर प्रैक्टिकली काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। 2 से 5 ml ये एवरेज है ना। किसी में 6 ml भी हो सकता है, किसी में 1.5 ml भी हो सकता है, लेकिन एवरेज है 2 से 5 ml सीमेन जो है एक बार रसखलित होता है, एक बार शरीर से बाहर निकलता है ना। इन सब चीज़ों को देख चुके। देखिए स्पर्म क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो, कैसे होता है, इसका डिटेल से हेड का, नेक का, टेल का, एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे। इसमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, पूरी तरह से एकदम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एक एक रहस्य से पर्दा उठा कर रहेंगे, है ना। और देखिएगा कि आप लोग एक एक करके वीडियो देखते जाइए, प्रजनन पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, और पूरी तरह से बात समझ में आएगी। क्योंकि आप अगर एक भी वीडियो स्किप करके देखेंगे, एक भी वीडियो छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए शुरू से अंत तक जो वीडियो है आप एक एक करके देखें, और गारंटी है कि आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आज की सेवा यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम लोग अध्ययन करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नए वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।